उत्तर प्रदेश मुल्क में आबादी के नजरिए से सबसे बड़ी रियासत तो है ही, साथ ही साथ सियासी तौर पर भी सबसे अहम रियासत है। 2022 के असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर सियासी हलचल अब शुरू हो गई है। आबादी, सियासी बेदारी, तारीखी, सकाफती विरासत और जंग आजादी की तहरीक के नजरिए से उत्तर प्रदेश मुल्क की एक बेहद अहम रियासत है और हिंदुस्तान की तकरीबन 16.17% आबादी इस रियासत में रिहाइश करती है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब में जीत का जादुई आदादोशुमार है 202। इंतखाबी मैदान में उतरी जो भी पार्टी या पार्टियों का इत्तेहाद इस आदादोशुमार तक पहुंच जाएगा, अगली सरकार उसी की होगी। इसलिए आज का बड़ा सवाल यही कि यूपी का दावेदार कौन। क्या सपा रहती बनाती, क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते। भारतीय जनता पार्टी ने आपके बहुमत का मजाक उड़ाया है। समाजवादी पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए तो अच्छा है। हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, बराबरी के शहरी हैं। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। यूपी का असेंबली इंतखाब जीतने के लिए पहले कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने खवातीन को 40% टिकट देने का दाव चला और अब रियासत में कांग्रेस की सरकार बनने पर तालिबात को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा करके मुफ्त वाली सियासत का पासा भी फेंक दिया है। प्रियंका की इस फ्री स्टाइल पॉलिटिक्स पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही सवाल उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे तो बारिश और सैलाब ने खतरनाक तबाही मचा रखी है। फसलें डूब चुकी हैं और पहिए थम गए हैं, लेकिन सियासत में उम्मीदों की फसलें लहलहा रही हैं। वादों की गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ रही है और इस वादों की गाड़ी की फ्रंट सीट पर फिलहाल कांग्रेस सवार है। पहले प्रियंका गांधी ने आइंदा इंतखाब में खवातीन को 40% टिकट देने का वादा किया और अब युवा वोटर्स, खासकर बेटियों को साधने के लिए कांग्रेस की सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट बेटियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का इंतखाबी वादा कर डाला। उधर प्रियंका गांधी ने अपने रस्मी ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और इधर कांग्रेस लीडरान ने इसे तारीखी कदम बता डाला। वहां कुछ लड़कियां आई, लड़कियों ने कहा कि दीदी लड़की हैं, हम लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम पढ़ाई करते हैं, गरीब घर से हैं, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, हमारे पास जाने आने का साधन नहीं है। उन्होंने घोषणा पत्र के चेयरमैन से सलमान खुर्शीद से बात की। कांग्रेस का दावा है कि सिर्फ वही ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ इंसाफ कर सकती है। उधर खुद कई वादे करने वाली बीजेपी का क्या कहना है, वो सुनिए आप। कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ करना नहीं है, केवल घोषणा करनी है। तो ये घोषणा करने वाले हैं, उनको घोषणा करने दीजिए, क्योंकि ना नौमंग तेल हो या ना राजा नचे हैं, ना इनके पास सत्ता होगी और ना ही इनका वो होगा। उधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि आज जो प्रियंका बात कर रही हैं, जिन रियासतों में उनकी सरकार है वहां भी करके दिखाएं। तो आज ये प्रियंका जी ये चीज कह रही हैं, उन्हें बाकी राज्यों में भी जहां उनकी सरकार है वहां पे भी ये चीज लागू करनी चाहिए और समाजवादी पार्टी उनको बधाई देती है कि कम से कम अब उन्होंने सोचा हम ना पुरुष में ना महिला में हम किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, हम प्रतिभा को चिन्हित करके उसका सम्मान करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अगले कुछ माह तक सियासी माहौल अपने शबाब पर रहने वाला है। कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो इख्तिदार में काबिज होने के लिए अवाम से कोई बड़ा वादा ना करता हो, लेकिन अखिलेश यादव के लैपटॉप वाले वादे की तरह सूबे के नौजवान यूं कहें कि बेटियां प्रियंका गांधी की स्कूटी और स्मार्टफोन वाले वादे पर यकीन कर पाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो प्रियंका गांधी ने बेटियों और खवातीन की जरूरत और अहमियत पर फुल फोकस कर सूबे की रियासत को थोड़ा दिलचस्प जरूर बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो प्रियंका गांधी ने अपने वादों से सियासी हलचल में और तेजी ला दी है, जिसके बाद सवाल और अहम हो गया है कि यूपी का दावेदार कौन। इसी पर खुसूसी बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे खास मेहमान, कांग्रेस से रफत फातिमा, बीजेपी से शम्सी आजाद साहब और सपा से सैयद जरीन। खैर मकदम है तमाम मेहमानों का। तो हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी के उन वादों की जो उत्तर प्रदेश में इन दिनों खवातीन वोट को साधने के लिए करे जा रहे हैं। पहले खवातीन को 40% टिकट और अब मुफ्त स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो मेरा पहला सवाल रफत फातिमा जी से यही है कि क्या इंतखाबी इरादों पर मुफ्त वादों के सहारे फतेह पाने की राह पर है कांग्रेस, क्योंकि ये वादे बीते इंतखाब में दूसरी जमातों के लिए भी काफी कारगर साबित हुए थे। जिस तरीके से प्रियंका जी ने ये वादा करा, इसमें अभी हार या जीत की कोई बात ही नहीं। लगातार प्रियंका जी जो बेटियां हैं हमारी और जो महिलाएं हमारी जो वर्तमान सत्ता के इस जो झूठे वादों से जो है परेशान है और जिस तरीके से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है प्रियंका जी। आज अगर कोई भी महिला के साथ कहीं भी कोई जुल्म हो रहा, ज्यादती हो रही है, प्रियंका जी वहां तक पहुंच रही है, उसके जो है खानदान से मिल रही है, उसके जो है और एक उनके हमदर्दी का हाथ रख रही है उनके सर पे। तो ये बहुत बड़ा जो है महिलाओं के बीच में मैसेज तो जा रहा है। और साथ ही ये भी है कि ये चुनाव को नजर में रख के नहीं करा जा रहा है। प्रियंका जी लगातार उनके बीच में है और उनकी जो हालात है यूपी में, जो महिलाओं के हालात है, उस पर नजर भी रख रही है। जी, तो प्रियंका गांधी जी इस वक्त खवातीन के फरोग के लिए ऐसे ही काम कर रही है, चुनाव के या इंतखाबी तशहीर से इसका लेना देना नहीं। साफ तौर पर आप ये कहना चाहते हैं औरतों की हालात क्या है, वो ये घर जब ग्राउंड लेवल पे आप जाते हैं तो सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया पे खेला जा रहा है। उससे अगर ऑपोजिट देखिए, आप अगर वहां जा रहे हैं, आप वहां हालात देख रहे हैं, तो आपके दिल में कोई हमदर्दी पैदा होती है। उस हमदर्दी को देखते बेटियों के लिए ये इंतखाब करेगा और हमें लगता है इसके लिए खैर मकदम करना चाहिए। जी भाई, ये एक वेलकम करने का फैसला है, कोई इसमें बुराई क्या है। अगर किसी पार्टी को कोई भी विपक्ष में है, अगर उसको बेचैनी जरा सी भी हो रही तो ऐसे कदम उठाए। जी बिल्कुल, कदम उठाने वाजिब है। जी बिल्कुल, लेकिन आपसे ये सवाल है मेरा कि प्रियंका गांधी फिलहाल उस तबके को साधने में लगी है जिसे यूपी में साइलेंट वोटर्स कहा जाता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। कहीं ना कहीं आपने कहा कि खवातीन के फरोग के लिए काम किया जा रहा है, वोट बैंक साधने के लिए नहीं। तो अगर खवातीन की इतनी फिक्र थी, ये फिक्र अचानक कैसे हुई? क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी थी जो मनमोहन सरकार में अगर चाहती, मनमोहन सरकार के दौरान अगर ये सरकार चाहती तो वुमेन रिजर्वेशन बिल को आसानी से पास करवा सकती थी, लेकिन उस वक्त इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। बिल नहीं पास होने दिया क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं, उस बिल को सही से पढ़ा ही नहीं गया और उसको पास नहीं करा गया। अभी सत्ता में लोग हैं, क्यों नहीं पास कर रहे हैं? जी, तो सवाल तो यही है, जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब आसानी से उस वक्त में ये बिल पास हो सकता था, उस वक्त क्यों नहीं ये कदम उठाया गया था? नहीं, अभी आपने देखा होगा सोनिया जी ने इस बिल को जो है लोकसभा में जब आया है तो विपक्षी पार्टियों ने उसको जो है इससे सहमत नहीं हुए और उसको पूरी तरीके से जो पास नहीं होने दिया, हंगामा खड़ा कर दिया। तो ये कांग्रेस का इतिहास है, वो कोई वोटों की राजनीति नहीं करती, सबको साथ लेने की राजनीति करती है, सबके साथ भागीदारी का उसका एक फैसला होता है। जी, तो आपने कांग्रेस का रुख इस वक्त रख दिया कि कांग्रेस आधी आबादी है, मर्दों के बराबर उनका पूरा हिस्सा है। जी, तो क्यों नहीं उनको जो ऐसे कदम उठाना चाहिए किसी भी पार्टी को? जी बिल्कुल, खवातीन के फरोग के लिए कांग्रेस इस वक्त काम करती हुई नजर आ रही है। मेरा सवाल बीजेपी के शम्सी आजाद साहब से है। बीजेपी इस दावे के सामने आते ही तंज कसती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को लालच देकर और लुभाकर वोट मांगने का इल्जाम लगा रही है। लेकिन अगर हम नजर डालें बीजेपी के 2017 के इंतखाबी मैनिफेस्टो पर, तो उसमें लैपटॉप के साथ साथ 1 GB फ्री डेटा भी दिया था। तो फिर सवाल यही है कि कैसी सियासत, हम करें तो इंतखाबी वादा, दूसरे करें तो माली मुफ्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल के जरिए भारतीय जनता पार्टी की बात और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को रखने के लिए जो आप मौका देती हैं, और आपका चैनल माशाल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। रह गई कांग्रेस पार्टी की बात, तो हमारी बड़ी बहन है रिशत जी, मैं इनका इज्जत करता हूँ, दिल से इज्जत करता हूँ, और हर महिला की इज्जत करना भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मर्दों का फर्ज होता है। और हमने इसी चीज को हमेशा अपना मुद्दा बनाया है। हमने कभी मर्दों और औरतों में कभी फर्क करने की कोई राजनीति नहीं करी। इन्होंने लैपटॉप की बात की, कभी ये मजदूरों की बात, कभी किसानों की बात। हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई एक मजबूत मुद्दा अभी तक नहीं आया है कि जिसके ऊपर वो चुनाव लड़ सकें। तो आप खवातीन के मुद्दे को मजबूत मुद्दा नहीं मानते?
नहीं, ये खवातीनों को मुद्दा नहीं, ये सिर्फ लुभाने वाला मुद्दा है। खवातीन का मुद्दा देखिए, हमने ट्रिपल तलाक का मुद्दा लिया था, खातूनों का मुद्दा जो था हमने शिक्षा का लिया, खातूनों का मुद्दा जो है हमने स्वास्थ्य का लिया। जब हमारी बुनियादी चीजें मजबूत होंगी तो घर मजबूत होगा, घर मजबूत होगा, महिलाएं जो है तो रोजगार में अपना मजबूत होगी। तो महिलाएं रोजगार में मजबूत करने के लिए ही तो कांग्रेस ये कदम उठाने जा रही है कि महिलाएं पढ़ेंगी, जब लड़कियां पढ़ेंगी, जब वो तालीम हासिल करेंगी, उसी के बाद तो फिर कुछ हो पाएगा। कांग्रेस पार्टी को पहले ऐलान करना चाहिए था, अच्छी तालीम के लिए ऐलान करना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी को पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करना चाहिए था। ये उनको तो आपकी सरकार, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने सबसे पहले इसी नारे के साथ आई थी ना, पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। प्रियंका जी से कुछ लड़कियां जो है रास्ते में उनसे मिलती है, उन्होंने कहा कि हमारे पास सेल्फी लेने के लिए, प्रियंका जी ने कहा कि सेल्फी ले लो, फोटो ले लो, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, तो उन्होंने फौरन ऐलान कर दिया कि हम स्मार्टफोन दीजिए। अभी वो कहती कुछ लड़कियां उसमें से कहती कि हमारी शादी नहीं होती, तो प्रियंका जी फौरन शादी का वादा कर लेती। ऐसी गंदी राजनीति कांग्रेस पार्टी को कतई नहीं करना चाहिए और महिलाओं के जज्बात से, लड़कियों के जज्बात से कतई नहीं खेलना चाहिए। इस पर उनको प्लेटफॉर्म पर आकर माफी मांगना चाहिए कि इस तरीके का उन्होंने बयान देकर लड़कियों को, खासतौर से हमारी जो जवान लड़कियां इस वक्त जो एजुकेशन की तरफ बढ़ रही हैं, उनको बहलाने का, उनको वर्गलाने का जो काम किया है, ये उन्होंने बहुत गलत अपना बयान दिया, मैसेज दिया। उनको सबसे पहले बुनियादी चीजों पर बात करना चाहिए कि लड़कियों की तालीम पर बात करना चाहिए। अगर उनको कहना चाहिए था तो उनकी पार्टी ऐलान करती। रह गई जहां पर उनकी हुकूमत है, क्या उन्होंने महाराष्ट्र में उनकी हुकूमत चल रही है, पंजाब में उनकी हुकूमत चल रही है, क्या ऐसा कोई भी ऐलान वहां पर किया? ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में अभी आए हुए इनको 4 दिन हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। सुबह कोई मुद्दा लेके, शाम में कोई मुद्दा लेके, अभी उन्होंने 40% मुद्दा दिया था, अब मुद्दे को उन्होंने खत्म कर दिया। जी रफत फातिमा साहिबा आपका जवाब चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि खवातीन के लिए जो ये कदम उठाए जा रहे हैं ये कोई मुद्दा ही नहीं, बुनियादी तौर पर काम करना चाहिए पहले। रफत फातिमा साहब, शमसी साहब का ये कहना है कि खवातीन के जो फरोग के लिए प्रियंका गांधी इस वक्त कदम उठा रही हैं, कहीं ना कहीं पहले बुनियादी सतह पर काम करना चाहिए। वो इस बात को नहीं मानने को तैयार है कि जो स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इस बात से तालीम का कुछ लेना देना है, खवातीन की तालीम को इससे फरोग नहीं मिलेगा। देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे भाई कह रहे थे कि जो है महिलाओं के लिए जब डेटा दिया जा रहा था तो उस वक्त कोई नहीं बोल रहा था, ये एक अच्छा वो कदम सोचा गया था कि महिलाओं को इससे जो आगे एम्पावर करने के लिए काम करे जा रहे हैं। तो हमें लगता है स्कूटी देने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी उन महिलाओं को? अगर किसी को एम्पावर करने के लिए और आगे बच्चियों को, ये लड़कियां बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, ये अपने घर से निकलती हैं, ये बहुत बड़ा एक तरीके से उनके लिए टास्क होता है जब घर से निकलती हैं बच्चियां। आप भी एक बेटी हैं, आपको पता होगा कैसे हम लोग घर से निकलते हैं और कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये चीजें ये भाजपा के लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी महिला विरोधी सोच है। अगर संघ का इतिहास देखें तो 1925 से 90 साल हो रहे हैं, आज तक इनकी कोई महिला संघ चालिका नहीं बनी है। तो इनके अंदर महिलाओं को सम्मान देने की परंपरा ही नहीं रही है। ये बातें बहुत करते हैं। जब महिला सम्मान की बात आती है तो हाथरस में आप हालात देख लीजिए, अगर महिला सम्मान की बात आती है तो उन्नाव में हालात देख लीजिए कि कहाँ महिलाओं के बीच में, कहाँ महिलाएं इनकी खड़ी थी, कहाँ पुरुष खड़े थे। जी शमसी साहब, क्योंकि प्रियंका गांधी तो साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आई कि उन्हें रास्ते में तालिबात मिली थी, जब को शेल्टर दे रहे हैं और आरोपी को बचाने के लिए ये इतना ज्यादा हद दर्जे से गिर जाते हैं कि हमें आंदोलन करना पड़ जाता है। जब हम किसी भी विक्टिम से मिलने जा रहे हैं तो हमको रोका जा रहा है। तो ये महिलाओं के साथ भी नहीं, किसानों के साथ भी नहीं, ना युवाओं के साथ है। जी रफत साहिबा, जी उनसे जवाब ले लेते हैं शमसी साहब, क्योंकि हमने देखा प्रियंका गांधी जिस वक्त आगरा जा रही थी तो तालिबात से बातचीत करने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया, क्योंकि परेशानियां उन्होंने सुनी, जो वो तालिबात ने परेशानियां बयां की, उसके बाद प्रियंका गांधी का कहना है कि उन्होंने ये ऐलान किया। तो किस तरह से आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस पर? प्रियंका गांधी के साथ इस वक्त उनकी पार्टी के उनकी पार्टी के दिग्गज नेता हुआ करते थे। आप कोई भी दौरा आप देख सकते हो तो उनके साथ सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के अलावा कोई भी सीनियर नेता जाने को तैयार नहीं होता। 1-2 नेताओं को लेकर जो उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही हैं और इस तरीके से रास्ते चलते हुए ये जो ऐलान कर देती हैं, सुबह कोई ऐलान, शाम में कोई ऐलान, पहले वहां पर ये काम करे जहां पर उनकी हुकूमत है, वहां पर कोई ऐसा काम करके दिखाएं, वहां पर हम इंसान पैदा करके दिखाएं। सवाल है रफत साहिबा का कि कहां पर आपको कौन से बुनियादी जो मुद्दे हैं वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे? के लिए आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? सवाल प्रियंका गांधी जी को हमेशा से कोई न कोई नई रणनीति करने के लिए चर्चा में बने रहने का इनको भी दिखा चला गया है। ये हकीकत ये जो जमीन पर इनको पता है कि जमीन हमारी चिपक चुकी है।
उत्तर प्रदेश में जो हालत 2017 में थी उससे भी बुरी कंडीशन में इस वक्त कांग्रेस पार्टी की हालत उत्तर प्रदेश में। लाख दौरा करने के बाद भी अभी तक इनको कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा एक अहम मुद्दा कोई ऐसा नहीं निकला है कि जिस पर वो चुनाव कर सके। रफत साहिबा से जान लेते हैं, शमसी साहब रफत साहिबा से जान लेते हैं। रफत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सवाल ये उठाया जा रहा है कि एक भी अहम मुद्दा नहीं कांग्रेस के पास जिस पर इंतखाबी मैनिफेस्टो या तशहीर में वो इस वक्त काम कर सके। वो लोग सजेशन दे रहे जिनके पास जुमलेबाजी है, जिन्होंने सिर्फ झूठ बोल के वादे करके फुल मैंडेट से आके आज वो बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कांग्रेस का इतिहास ही आंदोलन है, कांग्रेस ने सुई से जहाज तक बना दिया है और वो लोग बता रहे हैं जो झूठ के वादे करके आज जनता को ठग रहे हैं। पूरा देश विनाश की ओर है। जब ये कहते हैं सबका साथ सबका विनाश, तो साथ किसका दे रहे हैं? पूंजीपतियों का। और विकास किसका कर रहे हैं? पूंजीपतियों का। और देश को विनाश की कगार पे ले आए। आज की न्यूज आप देखिए, ये दिवाली मनाने को कह रहे हैं, ये वहां अयोध्या में दिए जलाने को कह रहे हैं, लेकिन हालात क्या है? महंगाई कमर तोड़ हो रही है। अगर आप बजट देखिए तो लोग अपने खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। चटनी रोटी के लिए महिलाएं परेशान है, क्योंकि तेल इतना महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया, सब्जियां महंगी है, इंसान खाए क्या? जी शमसी साहब, जवाब चाहेंगे आपसे। करने में बड़ा अंतर है। आ रही है तो आप महिलाओं को नगद धनराशि देने की बात करती, उनकी शिक्षा फ्री करने का ऐलान करती, उनको घर देने की बात करती, उनको शौचालय भी हमने जिस तरीके से उनको मजबूत किया है, ऐसा कोई मुद्दा लेकर आती। ये इलेक्ट्रिक स्कूटी और ये स्मार्टफोन देने का आप जहाज देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप सत्ता में आएंगे नहीं तो आप जो चाहे ऐलान कर ले। जब आपको पता है कि आपको उत्तर प्रदेश में हुकूमत ही नहीं करना है तो आप कोई ऐलान। लेकिन शमसी साहब, अगर हम देखें पिछली सियासी जमातों की, अगर हम बात करें पिछले मैनिफेस्टो को अगर हम देखें तो 2012 में अखिलेश यादव के लिए ये दाव कारगर साबित हुआ था और कहीं ना कहीं 2017 में आपकी बीजेपी सरकार ने भी यही दावा किया था कि सरकार बनते ही लैपटॉप्स बांटे जाएंगे और साथ ही साथ 1 GB का जो डेटा है वो भी फ्री दिया जाएगा। तो किस तरह से ये मुद्दे, ये बुनियादी सतह पर काम करने के तो मुद्दे हैं। अखिलेश यादव को विरासत में समाजवादी पार्टी मिली थी, जब उनके पास बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, जब उनके पास लोहिया की विचारधारा हुआ करती थी, जब उनके पास जनेश्वर मिश्रा की विचारधारा हुआ करती थी, जब उनके साथ लोग जुटे रहते थे, जब उनके साथ प्रदेश का मुसलमान जुटा हुआ था। लेकिन आज अखिलेश यादव के साथ न जनेश्वर मिश्रा की कोई सोच है, न लोहिया की कोई सोच है और न उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनसे जुटने को तैयार है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर राजनीति करके अपनी सत्ता का जो बिसात बिछाई थी उसी पर वो हमेशा सियासत करते चले आ रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश का और देश का मुसलमान जब से जागरूक हुआ है तब से उन्होंने दोनों पार्टियों को दरकिनार किया है और आज वही वजह है कि कांग्रेस पार्टी हाशिए पर होती चली जा रही है और समाजवादी पार्टी का भी नामो निशान धीरे धीरे मिटता चला रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ सियासी मुद्दों पर या फिर जो जातिवाद मुद्दे इस पर सियासत करती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, लेकिन अब जब कांग्रेस मुद्दे उठा रही है तालिबात से जुड़े हुए, तालीम से जुड़े हुए, तो इसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी ये कि ये चुनाव का माहौल है। चुनाव में देखिए रास्ता चलते हुए कोई ऐलान इस तरीके से नहीं किया जा सकता। जब तक इनका मैनिफेस्टो नहीं आ जाए, इनका घोषणा पत्र नहीं आ जाए, तब तक आप किसी भी बात को हकीकत भी न जानिए और उसके बाद भी माना इनकी किस बात को जाए। जब इनकी सरकार बनना नहीं, जब इनका कहीं नामो निशान नहीं, वजूद नहीं, उत्तर प्रदेश में अपना वजूद तलाश कर रहे हैं, जो इनकी जमीन चुकी है। रफत साहिबा की बात सुन लेते हैं। शमसी साहब, रफत साहिबा का जवाब सुन लेते हैं। जी रफत साहब, हमने कहा एक घोषणा पत्र में ये था ना कि युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों का गन्ना भुगतान दूसरे दिन कर देंगे, लेकिन इनके घोषणा पत्र का क्या हुआ? पूरा 5 साल निपट गए, लेकिन आज तक जनता को क्या मिला? जनता को सिर्फ जुमलेबाजी झुंझुना पकड़ाया गया है। तो ये दूसरों पे कैसे कोई इल्जाम लगा सकते हैं? और हमें तो लगता है कि ये लोग घबराए हुए लोग हैं, बेचैन है इस टाइम, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं जब लगातार लोगों के बीच में है और जमीनी हकीकत ये है कि ये बिल्कुल सत्ता में जाए उखाड़ने वाले हैं, तो ये घबराए। रफत साहिबा, बीजेपी ने एक और इल्जाम लगाया था। लगातार जो इस तरह के इल्जाम तराशी का सिलसिला, इसमें एक बयान अक्सर सामने आता रहता है कि जो अपोजिशन जमातों के जो सियासतदान हैं वो 4 साल तो एसी के कमरों में बंद रहते हैं और उसके बाद जैसे ही इंतखाब आते हैं तो अपने ख्याली जो वादे हैं, जो दावे, उनके साथ अपनी जमीन तैयार करने के लिए उतर आते हैं मैदान में। तो इस तरह का प्रियंका गांधी ने जो ऐलान किया उसके बाद भी इस तरह का एक बयान सामने आया। और मुझे तो लगता है ऐसी हमदर्दी, ऐसी जो अगर आपको ऐसी राजनीति करना है किसी के साथ हमदर्दी, तो वो बार बार करिए।
अगर ये राजनीति तो हम बार बार करेंगे, किसी के सर पे हाथ रखना अगर राजनीति तो हम बार बार करेंगे जी। इनको तो सबक सीखना चाहिए इन चीजों से कि किसी के अगर परिवार में कोई मौत हो जाती, कोई घटना घटित हो जाती तो उसके घर जाने से, उसको सांत्वना देने से उसके दिल पे एक जो उसका दर्द बांट लो तो हमदर्दी का जो है उसके पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन ये इन चीजों से वाकिफ नहीं है जी। काफी अहम चीजों को लेकर हम चर्चा इस वक्त करें, काफी अहम मौजू हमने उठाए। शमसी आजाद साहब, वक्त के पाबंद हैं हम, तो जाते जाते आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि रफत साहिबा ने आम मसला उठाया कि जो बुनियादी मुद्दे, जो इस तरह के वाकयात इस वक्त यूपी में देखने को मिल रहे हैं, ऑपोजिशन वहां जाकर सिर्फ सहारा बनने की कोशिश कर रही है, तो उन्हें मुसलसल रोका जाता है और फिर इंतखाबी मैदान में जब वो उतरते हैं तो उनको ही घेर कर उन पर इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। इस वजह से रोका जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ माहौल खराब करने की राजनीति कर रही है। जो यहाँ 4.5 साल से अमन चैन उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में चला आ रहा है, जो मुसलमान यहाँ पर महफूज हैं, जो गरीब महफूज हैं, जो किसान महफूज हैं, जो दलित महफूज हैं, ये सिर्फ उनको भड़काने का काम कर रही है और दिखलाना चाह रही है योगी सरकार ने किस तरीके का राजस्व पकड़ी है, जबकि हर मंसूबे से ये नाकामयाब होती चली आ रही है। तो इनको सबसे पहले अपना संगठन बनाना चाहिए, संगठन को ये मजबूत करे। जो इनके पुराने नेता हैं जो इसी कार से बाहर नहीं निकलते, उनको बाहर निकलने की आदत डाले। जो जहाजों से हवाई सर्वे किया करते थे उनको लेकर जमीन पर उतरे। जब इनके पास संगठन नहीं है तो ये रोज ऐलान करें। इनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में नहीं आना, ये 50,000 देने का ऐलान कर दे, ये 5 लाख देने का ऐलान कर दे, ये बंगला देने का ऐलान कर दे, तो इससे जो उत्तर प्रदेश की जनता इनके बहकावे में और इनके झूठे वादे में कतई नहीं आने वाली। क्योंकि कांग्रेस के बारे में देश को पता है। और क्या ब्राह्मणों के साथ आप सिर्फ वादे करते रहिए, लेकिन आपको मौका कहाँ मिलेगा कि ऐसे कुछ आप कर पाएंगे जब आपकी हुकूमत नहीं होगी, जब आपको मतदाता नकार चुका है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी आपको बाहर कर चुका है, उत्तर प्रदेश का किसान भी। तो शमसी साहब, ये सियासी घमासान, इल्जाम तराशी और वादों का सिलसिला तो इंतखाब जब तक है तब तक जारी रहेगा। ऊंट किस करवट बैठता है ये तो नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तब तक हमारा ये जो सवाल है ये कायम रहेगा कि यूपी का दावेदार आखिर कौन। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खुसूसी बातचीत में जुड़ने के लिए। और नाज़रीन, आपसे भी लेना चाहेंगे इजाजत। आदाब।